तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके झारखंड के चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड का इतिहास भाग 2। भाग 1 मैंने पहले ही करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं और इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेदिनी राय जो थे किस मुग़ल शासक का समकालीन था? मेदिनी राय जो थे समकालीन थे वो औरंगजेब के। तो आइए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 ईस्वी तक था। मुग़ल शासक औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बना तथा 1707 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसने दाऊद खान को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु भेजा। तो पार्ट 1 में मैंने बताई थी, जो दाऊद खान था वो मेदिनी राय को हराने के लिए आया था और हरा दिया था। और दाऊद खान ने क्या किया था, तो पलामू का जो किला है उसके अंदर उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब मेदिनी राय हार गया तो दाऊद खान ने उसके किला जो था पलामू का किला, उसके अंदर दाऊद खान ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला देखते हैं। अगला जो है ये है, दुर्जन साल किस मुग़ल बादशाह का समकालीन था? तो दुर्जन साल जो थे वो जहांगीर के टाइम के थे, जहांगीर के समय में थे। तो तुझके जहांगीरी के अनुसार 1615 से 1616 तक ईस्वी में जहांगीर का जो सेनापति था इब्राहिम खान, उसने खुखरा पर आक्रमण कर दिया। खुखरा मतलब झारखंड, तथा यहाँ के जो उस समय नागवंशी शासक थे दुर्जन साल जो थे वो नागवंशी शासक थे। तो कर नहीं दिया दुर्जन साल ने इसे जहांगीर को, तो कैद कर दिया दुर्जन साल को, टैक्स नहीं दिया मुग़ल को। तो मुग़लों ने क्या किया, दुर्जन साल को कैद कर लिया और 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में रखा कैद करके। किसने? जहांगीर ने। उस समय जहांगीर मुग़ल शासक था, अतः दुर्जन साल जहांगीर तथा शाहजहाँ का समकालीन था। तो ये भी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि किस किले में रखा गया, तो याद रखिएगा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में रखा गया था 12 वर्षों तक कैद, क्योंकि उसने टैक्स नहीं दिया था। अगला है, चेरो राजा प्रताप राय जो थे किस मुग़ल बादशाह की अधीनता स्वीकार किए थे? तो ये शाहजहाँ के समकालीन थे और शाहजहाँ की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे। कौन स्वीकार किए थे? जो चेरो के राजा थे, पलामू के राजा थे, चेरो के राजा थे, चेरो वंश के प्रताप राय। तो शाहजहाँ का अधीनता स्वीकार कर दिया। इसके डिटेल देख लीजिए क्या है। इसका डिटेल है, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1641 से 42 ईस्वी में शाइस्ता खान के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा, जिसमें प्रताप राय की हार हुई और उसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर दी। तो एक यहाँ पर ट्रिक है जिससे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। शाहजहाँ का कौन था सूबेदार जिसको भेजा था? तो शाइस्ता खान था। तो देखिए शाइस्ता में जो है सा आ रहा है फर्स्ट में, और शाहजहाँ में भी सा आ रहा है फर्स्ट में। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि शाहजहाँ ने शाइस्ता खान को भेजा था पलामू के चेरो राजा को हराने के लिए। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला है, शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? तो ये 1540 ईस्वी में। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्यकाल में 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खान के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा को महारत चेरो के विरुद्ध में सैनिक अभियान भेजा था। चेरो शासक महारत के विरुद्ध शेर शाह सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्यों भेजा था उसे महारत चेरो के? क्योंकि
उसको शेरशाह को वो हाथी चाहिए था जिसका नाम था श्याम सुंदर। तो ये जेपीएससी में पूछा गया था, हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम था श्याम सुंदर। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है ये आगे भी पूछ सकता है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो इसका डिटेल जो है, पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना। तो इसका एक ट्रिक है कि महारथ, जैसे हाथी को जो पालता है, हाथी को जो पालते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, उससे कहा जाता है महावत। हाथी का जो देख रेख करता है महावत बोला जाता है। तो इस प्रकार आप इसे महारथ चेरो से रिलेट कर सकते हैं। महारथ चेरो हाथी, इससे रिलेट कर सकते हैं, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि महारथ चेरो के पास एक हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर, और उसी के लिए शेरशाह ने सैन्य अभियान भेजा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि शेरशाह ने चेरो शासक के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो ये दोनों, तारीख़ शाही और तारीख़ शेरशाही, ये दोनों ग्रंथ जो थे इसमें उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए, इसका डिटेल जो है, अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख़ शाही तथा अब्बास खान सरवानी की पुस्तक तारीख़ शेरशाही में इस बात का जिक्र है कि पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह ने 1538 ईस्वी में सैन्य अभियान किया था, क्योंकि उसे श्याम सुंदर नामक हाथी चाहिए था। और कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा गया है, इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, कि जो श्याम सुंदर हाथी था उसका जो कलर था वो सफ़ेद था, सफ़ेद कलर था, उजला कलर था, इसलिए वो प्रिय था, शेरशाह को उसको पाना था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, सुतियाम्बे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? तो ये तो याद है आपको, फर्स्ट जो पार्ट 1 जो है झारखंड का इतिहास, उसमें मैंने बताया है कि सुतियाम्बे नागवंशों का राजधानी था। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। तो ये हो गया छोटा नागपुर के राजवंश, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो डिटेल है, फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब देखिए, ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण कहाँ हुआ था? ये गिरिडीह में हुआ था। गिरिडीह में हुआ था, सामने शिखर वाला जगह जो है पारसनाथ पर्वत, वहीं पर। ठीक है, अगला है, झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी? सुतिया नागखंड को किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर है सुतना पाहन। तो डिटेल इसका देख लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में सुतना पाहन नाम के एक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी, जो बाद में इन्होंने नागवंशियों को दे दिया था। ये शासन हस्तांतरित कर दिया था फनी मुकुट राय को। अगला देख लेते हैं। अगला है, सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये जो विभक्त था 7 गढ़ों में। तो देखिए 7 में यहाँ सुतिया है ना, तो 7 और सुतिया थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। 7 सुतिया सतिया, इस प्रकार रिलेट आप कर सकते हैं। तो 7 गढ़ों में विभक्त था, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। इसका जो डिटेल है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सुतना पाहन के नेतृत्व में सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की गई थी। यह राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था। ये 7 गढ़ कौन कौन से थे? पहला है लोहागढ़, फिर हजारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम, कैसलगढ़ और सरगुजा। ठीक है, आप याद रखिएगा इसे, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछ सकता है। तो डिटेल पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर जो है, यहाँ पे नागवंश के किस राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप राय। इसका राइट आंसर होगा प्रताप राय। तो फली मुकुट राय ने, ये वाला जो उत्तर है ये गलत है, ठीक है, इसको आप नहीं पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है प्रताप राय। तो फली मुकुट राय जो थे नागवंशीय शासक जो थे, आदि पुरुष जिसे कहा जाता था, जिसने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी, तो फली मुकुट राय थे वो। तो फली मुकुट राय ने छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। तो चौथा नागवंशी राजा जो थे वो थे प्रताप राय, जिसने स्वर्णरेखा नदी जो है उसके तट पर एक बसाया था अपनी राजधानी, अपना स्थान बसाया था, अपना शहर, उसका नाम था चुटिया। तो वहाँ पे वो शासन करता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ने। गयासुद्दीन ने भी किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया और फिरोज शाह तुगलक ने भी किया। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये मैंने पार्ट 1 में बताया, झारखंड का इतिहास पार्ट 1 का वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो थे हजारीबाग का सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। ये सब डिटेल थोड़ा ठीक से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए और इसकी समझ बने। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय जो थे शासक गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये थे गयासुद्दीन तुगलक जो था वो था संस्थापक तुगलक वंश का, ये याद रखिएगा। ये भारत के इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। उसने छोटा नागपुर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन जब उस समय का नागवंशी राजा जो था उसने उसे विफल कर दिया, हरा दिया, मतलब जीतने नहीं दिया, तो वो वापस चला गया। फिर 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जिसे पागल भी बोला जाता है, भारत का इतिहास में आप पढ़िएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था 1340 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक भी छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था और फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। ये जीत गया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, छोटा नागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बया किस शासक का सेनापति था? तो ये जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। तो सन 1340 ईस्वी में, 1340 आप हमेशा याद रखिएगा कि तुगलक ने भेजा था अपने सेनापति को, जिसका नाम था मलिक बया। तो तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो था सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था और उसका सेनापति का नाम था मलिक बया। और उसने क्या किया था, संथाल सरदारों को जो है हरा कर बीघा के किलो पर अधिकार कर लिया था। संथाल सरदारों को हरा दिया था मलिक बया ने और बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। अब अगला देखते हैं, चलिए। अगला है, अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो अफगान विद्रोही इसका राइट आंसर होगा। क्यों मुख्य कारण था अफगान विद्रोही, ठीक है। तो इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अफगानों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था तथा इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुग़ल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। तो अफ़गान मुग़लों को काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफ़गानी विद्रोह के दमन के लिए छोटा नागपुर को मुग़ल सल्तनत में मिलाना आवश्यक समझा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर इस क्षेत्र की ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि यहाँ की शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। ये भी बात सत्य है। यह बात आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण जो था अफ़गान विद्रोही ही थे, जो मुग़लों के लिए सिर दर्द बने हुए थे। अब अगला देख लेते हैं। 1575 में छोटा नागपुर क्षेत्र पर हुए मुग़ल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रहीम खाना खाना।
खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। जो था ये अकबर का विशेष था। अकबर जो मुग़ल बादशाह थे उस समय के, उसका विशेष आदमी था ये अब्दुल रहीम खान खाना। तो छोटा नागपुर क्षेत्र पर नेतृत्व किया था इसने। तो देखिए यहाँ पे डिटेल एक बार देख लेते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर ने छोटा नागपुर क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुग़ल सेना भेजी। 3 मार्च 1575 ईस्वी को हुए इस युद्ध में मुग़ल सेना की जीत हुई और बिहार व बंगाल भी मुग़ल सेना के अधीन आ गए। अगला है झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह पे करण कर लिए थे? तो किसने की थी? भीमकरण ने किया था। इसका राइट आंसर है भीमकरण। तो भीम राय पहले इसका नाम था, तो इसने करण लगा लिया था। तो इसका भी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका डिटेल है, झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह करण कर ली तथा वह भीमकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमकरण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खोखरा कर दी। तो चुटिया किसने किया था? चुटिया किया था प्रताप राय ने। प्रताप राय की राजधानी जो थी चुटिया थी, तो इसने वहाँ से हटाकर अपनी राजधानी कर दी थी। कहाँ पे? खोखरा कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है मेदिनी राय। मेदिनी राय के शासनकाल को कृषि के लिए बहुत ही अच्छा युग माना गया है। तो पलामू के जो चेरो शासक थे मेदिनी राय, वो औरंगजेब का समकालीन था और इसने 1658 से 1674 ईस्वी तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया था। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया। मेदिनी राय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग माना गया था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो उल्लेख जो हुआ ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख हुआ था। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुल्ड या पुल्ड्रो नाम से मिलता है। ठीक है, पुल्ड या पुल्ड्रो नाम से उल्लेख हुआ था ऐतरेय ब्राह्मण में। छोटा नागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? हेनसांग ने कर्ण और सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था। तो हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हेनसांग एक विदेशी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल में आए थे भारत में, और इसने छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण बताया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसने जो था ये हेनसांग जो था चीनी यात्री था और इसने छोटा नागपुर के लिए किलो ना सो फलाना भी बताया था। ये भी नाम इसने रखा था और कर्ण सुवर्ण भी रखा था। दोनों नाम इसके लिए रखा था। अगला देख लेते हैं। अगला है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया? तो इसमें क्या कहा गया था? कलिंद देश कहा गया था। ये याद रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया था छोटा नागपुर को। तो इसका जो डिटेल है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया, जबकि महाभारत में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया। भागवत पुराण में किकेट प्रदेश कहा गया और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मुरुल देश कहा गया। तो इसका जो व्याख्या है, इसका जो डिटेल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न उठाकर सीधा पूछ देता है। तो ये व्याख्या को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। कलिंद देश कहा गया था संस्कृत साहित्य में, महाभारत में कहा गया पुंडरिक देश, भागवत पुराण में किकेट प्रदेश, समुद्रगुप्त में मुरुल प्रयाग प्रशस्ति में। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं? तो
लुपंगडी जो है, लुपंगडी में आपका कब्र स्थान मिला था, कब्र ग्रह मिला था। लुपंगडी याद रखिएगा, लुपंगडी में। अगला है छोटा नागपुर में मानभूम केंद्र क्या था? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। तो मानभूम जो था जैन सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था उस समय छोटा नागपुर, प्राचीन झारखंड में। अगला देखिए, झारखंड में स्थित खरगडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? हंसराज देव। हंसराज देव ने खरगडीहा की स्थापना की थी। तो इसका जो डिटेल है ये है, खरगडीहा राज्य जो है रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। और देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये जो हंसराज देव थे ये दक्षिण भारतीय थे, साउथ के थे, और यहाँ आकर इसने खरगडीहा राज्य की स्थापना की थी। संथाल परगना में प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो ये अंग महाजनपद जो था उसका हिस्सा था संथाल परगना। ये याद रखिएगा, संथाल परगना प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। तो जंगल तराई को किसको जाना जाता था? संथाल परगना को पहले जंगल तराई बोला जाता था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा है? तो इसका जो संबंध था रानी सर्वेश्वरी देवी पहाड़िया विद्रोह से था। तो इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। तो इसका जो डिटेल है, पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है। अंग्रेज़ों के खिलाफ इस जनजाति ने कई विद्रोह किए थे। 1772 से 82 के बीच में हुए पहाड़िया विद्रोह इनमें सबसे व्यापक व सशक्त था। 1781-82 में महेशपुर की रानी, तो देखिए ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि जो रानी सर्वेश्वरी देवी थी वो कहाँ की रानी थी, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो महेशपुर आप याद रखिएगा। तो महेशपुर की जो रानी थी, रानी सर्वेश्वरी देवी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की थी और पहाड़िया जो सरदार थे उसका समर्थन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगला देख लेते हैं। अगला है ठाकुर भोलालाल सिंह ने कि निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर भोलालाल जो थे वो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो इसका डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो डिटेल है, तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में उराव जनजाति द्वारा अंग्रेजी कंपनी, जमींदारों एवं गैर आदिवासियों, जिसे दिक्कू कहा जाता था, किए जाने वाले शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह जो था वो शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र में हुए इस विद्रोह को तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1782 में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1820 ईस्वी तक छिटपुट रूप में चलता रहा, मतलब रुक रुक कर ये चलता रहा 1820 ईस्वी तक। अगला जो है ये है द उराव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है शरतचंद राय। पता नहीं वो पुस्तक वाला बीच में कहाँ से घुसा दिया, यहाँ पर तो इतिहास का सिर्फ देना चाहिए। अच्छा चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला जो है ये है दामिलो कोह की घोषणा कब की गई? तो दामिलो कोह की जो घोषणा की गई थी 1824 ईस्वी में किया गया था। तो इसका डिटेल जो है, अंग्रेज़ों ने संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में इस क्षेत्र की भूमि को दामिलो कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। मतलब यहाँ की ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ ही जा सकते थे, बाकी किसी को अलाउ नहीं था। यहाँ पे कोई आदिवासी यहाँ नहीं जा सकते थे। तो और उसको दामिलो कोह नाम दिया गया था। अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है वो पुस्तक के बारे दिया हुआ है, उसका मैं कभी किसी और दिन वीडियो बना दूँगी। और भी जो इतिहास है, जो आधुनिक झारखंड का इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, राज्य निर्माण है, इसका भी वीडियो मैं आपको बना के जल्द से जल्द दे दूँगी इसी पुस्तक के द्वारा, क्योंकि इसमें डिटेल दिया हुआ है। और डिटेल अगर आपको पता रहेगा, दिमाग में छपा हुआ रहेगा,
तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसीलिए डिटेल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्याख्या। तो व्याख्या से हम पढ़ने से हमें आसानी से याद होता है, हर चीज़ समझ आती है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है, आ रहे हैं मेरे वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।